पाठ 4 शब्द और पद। वर्ण की छोटी ध्वनियाँ जब एकत्र हो जाती हैं, तब एक ध्वनि समूह बनता है। ये ध्वनि समूह सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी, जैसे बलागु, यही समा। इन ध्वनि समूहों से कोई अर्थ नहीं निकलता। ये वर्णों के समूह होते हुए भी किसी अर्थ विशेष को स्पष्ट नहीं करते, अतः ये निरर्थक हैं। कमल, उपवन, ये ध्वनि या वर्ण समूह एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्थक हैं। इस प्रकार वर्ण समूह दो प्रकार के होते हैं: सार्थक वर्ण समूह, निरर्थक वर्ण समूह। सार्थक वर्ण समूह ये एक निश्चित अर्थ को वहन करते हैं। सार्थक समूह ही शब्दों और भाषा को बनाते हैं, जैसे कलश, घर, चाय, गुलाब। निरर्थक वर्ण समूह ये वर्ण समूह अर्थहीन होते हैं। किसी सार्थक वर्ण समूह के साथ लगकर ही भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे शलक, वाणी, छक छक, वाय आदि। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थहीन वर्ण समूह शब्द नहीं कहला सकते। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। इस अर्थ को शब्दकोश की सहायता से जाना जा सकता है। शब्दांश भाषा में कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता, परंतु जब वे किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब वे सार्थक हो जाते हैं। ऐसी स्वतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं। इनके 4 भेद हैं: कारक चिन्ह, ने, को, में, से, पर, के लिए आदि। क्रिया प्रत्यय है, ता, था, ती, एगी आदि। उपसर्ग अ, अभि, निर, दुर, चिर आदि। प्रत्यय ई, आनी, आकु, इन, इया, आव आदि। शब्द और पद आम आदमी के लिए शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता। वे प्रायः शब्द को ही पद समझते हैं, परंतु व्याकरण में शब्द और पद की स्थिति में थोड़ा अंतर है। जैसे एक शब्द है लड़की, एक शब्द के प्रयोग से संबंधित नीचे दिए दोनों वाक्यों को पढ़िए और समझिए। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। लड़की शब्द का प्रयोग लड़कियां शब्द के रूप में क्यों हुआ है? इस परिवर्तन का क्या कारण है? इस परिवर्तन का कारण है व्याकरण के नियमों की अनिवार्यता। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के रूप में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विस्तृत एवं समृद्ध है। इसमें अनगिनत शब्द हैं। अध्यापन की सुविधा के लिए हिंदी के इस विलुप्त शब्द भंडार को 5 भागों में बांटा जा सकता है: अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर भी बातचीत करते समय कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जिनके अर्थ नहीं होते। जैसे पुलिस ने चोरों से पूछताछ की। रेखांकित शब्द पूछताछ में पूछ शब्द का अर्थ तो समझ में आ जाता है, पर ताछ का नहीं। अतः अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं: ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द; ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकलता हो, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों को भी निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द, समानाभासी शब्द युग्म। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं इसी वर्ग में आती हैं, जैसे आयुष, पुस्तक, बालक, रमेश आदि। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे
अंबर, आकाश, कपड़ा, वस्त्र, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, शंख आदि। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे गणेश, गजानन, लंबोदर, गणपति, विनायक। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा। विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आय, व्यय, हर्ष, विषाद, उपकार, अपकार आदि। वाक्यांश बोधक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे जो प्रतिदिन होता है दैनिक, जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक। समानाभासी शब्द युग्म, ऐसे शब्द जो देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी व उनके अर्थ में काफी भिन्नता होती है, उन्हें समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे परिणाम, नतीजा। परिमाण, मात्रा। अनल, आग, अनिल, हवा। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति शब्द को बनावट भी कहते हैं। कुछ शब्द व्यवहार में बने होते हैं और कुछ एक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। आलय एक शब्द है, यह बोलचाल में बन गया है, लेकिन विद्यालय शब्द बनाया गया है, यह विद्या जमा आलय के योग से बना है। इसी आधार पर बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, ये प्रायः लोक प्रसिद्ध अर्थ देते हैं। जैसे गाय, मेंढक, कलम, हाथी आदि। इन शब्दों को यदि टुकड़े किए जाए तो अर्थ नहीं निकलता। जैसे गाय, गा जमा य है, पर इन दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः यह रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तब यह नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। ऐसे शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। विद्या जमा आलय, विद्यालय। पाठ जमा शाला, पाठशाला। उप जमा कार, उपकार। प्रयोग जमा शाला, प्रयोगशाला। प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री आदि। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंक जमा ज, पंकज। पंक अर्थात कीचड़, में ज यानी जन्म लेने वाला, कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज कमल नहीं कहलाती। योग रूढ़ के अन्य उदाहरण दशानन, विषधर, पीताम्बर, मुरलीधर, चक्रधर, चारपाई, नीलकंठ आदि। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत का अर्थ है निकलने का स्थान। इस प्रकार के शब्दों से यह भी पता चलता है कि उस शब्द का उद्गम या स्रोत क्या है, अर्थात वह किस भाषा से आया है। उदाहरण के लिए बिस्कुट शब्द के लिए कहा जा सकता है कि यह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है। इसी प्रकार कुछ संस्कृत के शब्द हैं, अपने मूल रूप से भिन्न रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कोयल शब्द को ले ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह शब्द संस्कृत के शब्द कोकिल का परिवर्तित रूप है। हिंदी के शब्दों को उत्पत्ति अथवा उद्गम की दृष्टि से निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, दीपक, घृत, सूर्य, चंद्रमा, ग्राम, पल्लव, लता, गुरु, कवि। तद्भव शब्द, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे
घी, सूरज, चांद, घर, गांव, दही, आग। कुछ तत्सम व तद्भव शब्दों के उदाहरण। तत्सम, तद्भव, अंध, अंधा, अंगुली, उंगली, अक्षी, आँख, आश्रय, आसरा, कपोत, कबूतर, सत्य, सच, साय, शाम, दीपक, दिया, चैत्र, चैत, कूप, कुआं, स्वर्ण, सोना, कर्म, काम, वानर, बंदर, श्वास, सांस, गृह, घर, अग्नि, आग, निद्रा, नींद, पत्र, पत्ता, ग्राम, गांव, सूर्य, सूरज, मस्तक, माथा, घोटक, घोड़ा, सर्प, सांप, मुख, मुंह, कर्ण, कान, सिंह, शेर, दुर्बल, कमजोर, वाष्प, भाप, घृत, घी, कंगन, कंगन, मयूर, मोर, भक्त, भगत, वर्षा, बरखा, क्षण, छिन्न, तृण, तिनका, पूर्ण, पूरा, दुग्ध, दूध, पुत्र, पूत, लोक, लोग, यमुना, जमुना, क्षेत्र, खेत, विवाह, ब्याह, रात्रि, रात, प्रहर, पहर, पक्षी, पंछी, मृत्यु, मौत, भिक्षा, भीख, स्तंभ, खंभा, मातृ, माता, वार्ता, बात, कज्जल, काज। देशज शब्द, जो शब्द संस्कृत अथवा विदेशी भाषाओं से न आकर भारत की क्षेत्रीय या अन्य बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, लोटा, गाड़ी, छोरा, कौड़ी, भैंस, ठेला, रोटी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की आदि भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुर्की भाषा से तलाश, कुली, कालीन, तोप, तगमा, कारतूस, बीवी, कैंची। पुर्तगाली भाषा से अलमारी, संतरा, कमरा, चाबी, साबुन, तौलिया, बाल्टी, तिजोरी। अंग्रेजी भाषा से स्कूल, डॉक्टर, कॉपी, बैंक, बटन, बॉक्स, फ्रिज, ट्रेन, कोट, नर्स, प्रेस, फीस, कार, मास्टर, मीटर। फारसी शब्द, अंदर, आराम, आदमी, कबूतर, जवान, जोर, हुक्म, गर्म, गुल, कागज, नमक, आजादी, दरवाजा, बीमार। चीनी शब्द, चाय, लीची, चीकू, पटाखा। अरबी शब्द, औसत, खबर, ख्याल, इनाम, गरीब, तमाशा, कीमत, उम्र, खस, कसम, एहसास, गिस्क, नशा, आदमी, औरत, हवा, खत, जहाज, इलाज। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर सभी शब्द अलग अलग भूमिकाओं का वहन करते हैं। कोई किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, तो कोई किसी काम को करने या होने का बोध कराता है। कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो कुछ शब्द दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तो कुछ मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसी आधार पर शब्दों को 8 वर्गों में विभक्त किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकार की दृष्टि से शब्दों के भेद। मैं बाजार गया, मैंने एक घड़ा खरीदा, घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, मुझे इसका बहुत अफसोस है, पता नहीं मुझसे यह कैसे हुआ। इन पंक्तियों में रंगीन शब्दों में मैं सर्वनाम के भिन्न भिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरे, मुझे, मुझसे। शब्दों के इसी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें व्याकरणिक नियमों में ढलने पर परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, कारक, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये चारों अविकारी शब्द हैं। हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्द भंडार को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर।